नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आप सभी के पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाएं। श्रोताओं, सुषमा जी के कहानी संग्रह से आज मैं आपको एकदम नए कलेवर की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है गुड़िया। तो चलती हूँ सीधे कहानी पर। कहाँ हो? मुझे आए इतनी देर हो गई, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ी। मैं कहाँ जाऊँगी? हाथ में पानी का गिलास लिए माधवी ड्राइंग रूम से कमरे तक आ चुकी थी। देवेश पत्नी के अनमने होने का कारण जानना चाहते थे। माधवी आज सचमुच बहुत चिंतित थी। मोबाइल इंटरनेट ऐप के युग में पत्र लेखन कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्र, वह भी बैरंग। आखिर गुड़िया ने ऐसा क्यों किया? वह तो स्वयं 2-4 दिन में फ़ोन पर हालचाल ले ही लेती है, फिर ऐसा क्यों किया गुड़िया ने? निश्चय ही वह परेशान है। माधवी, क्या हुआ? देवेश की अगली आवाज़ और ऊंची हो इससे पहले ही कुछ नहीं, आप चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, माधवी बोल उठी। उसकी आवाज़ में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। अब तक तो देवेश का अलर्ट हो जाना स्वाभाविक था। लीजिए, पानी पीजिए। अरे पानी को मारो गोली, पहले तो तुम बताओ कि क्या संभाल लोगी, क्या कर लोगी? कुछ बताओ तो सही। अब तक माधवी प्रकृतिस्थ हो चली थी। पानी पीजिए, फिर सोचते हैं इस समस्या का निदान। कौन सी समस्या और कैसी, किसकी समस्या? कुछ बताओगी भी या पहेलियां ही बुझाती रहोगी? कुछ खास नहीं, आज गुड़िया की चिट्ठी आई है। चिट्ठी? वो भला क्यों? और फिर ऐसा क्या है चिट्ठी में जो इतना परेशान हो? पानी पीकर देवेश जी भी कुछ स्थिर हो गए थे। गुड़िया की चिट्ठी? इतनी बड़ी बात भी तो नहीं जिसके लिए चिंतित हुआ जाए। देवेश और माधवी की एकमात्र संतान विधात्री, जिसे प्यार से वे गुड़िया कहते थे। हाँ, बहुत सोच समझकर गुड़िया को यह नाम दिया गया था। अपने पिता की चौथी पीढ़ी में कन्या रूप में जन्मी थी। अत्यंत लाडली, सारे कुल खानदान में देवी सी पूजी जाती थी। दादी तो अभी तक उसके चरण धोकर पीने को ललायित रहती थी। यद्यपि माधवी अवश्य ही एकमेव संतान होने के कारण कभी कभी कह देती थी, इसकी पीठ सोनी रह गई। कोई भैया या बहन ही आ जाता तो पीठ तो पूज जाती। किंतु देवेश की आंखों का तारा थी। माँ के लिए भी वह कम न थी। बड़ी नाजों से पली थी। गौरवर्णी गुड़िया नीली आंखों और सुनहरे बालों की स्वामिनी होने के कारण सचमुच गुड़िया लगती थी। बचपन से ही बड़ी होनहार, पढ़ाई में अव्वल, परिवार भर की प्रिय, किंतु शांत इतनी कि जहाँ कह दो बैठी रहती। कोई प्रतिवाद नहीं, कोई जिरह बहस नहीं। एक गुड़िया सी थी वह, जहाँ बैठा दो बैठी रहती थी। ऐसी सुहर सुशीला कन्या पाकर माता पिता तो एकदम धन्य हो गए थे। गुड़िया बहुत छोटी थी, तभी से दादी के साथ रहा करती थी। दादी उसकी हर जरूरत पूरी करती। यदि माधवी कभी उसकी किसी गलती पर कोई डांट भी लगाती थी तो दादी का ही आंचल गुड़िया का संबल बनता था। कहने को इकलौती होने के कारण उसके पास अनेक खिलौने थे। कई प्रकार की गुड़िया, गुड्डे, ट्रेन, कार, रोबोट और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन उसका पसंदीदा खिलौना थी दादी के हाथों की बनाई हुई कपड़े की वह गुड़िया, जो दादी ने विशेष रूप से उसके लिए बनाई थी। उस दिन गुड़ियों का त्योहार था, यानी नागपंचमी थी। माधवी ने गेहूं चने भिगोए थे। घर के बाहर दरवाजे पर काले कोयले को कच्चे दूध में घिसकर नाग की आकृतियां बनाई गई थी। फिर दूध और खीलों से उनकी पूजा की गई। दोपहर में पकवान बनाए गए। भोजन समाप्ति के बाद गुड़िया अपनी दादी के पास लेट गई। थोड़ी देर बाद ही दादी अपने पुराने सूती कपड़ों की गुड़िया बनाने लगी। विधात्री यानी गुड़िया बड़े ध्यान से सब देख रही थी। दादी ने 5 या 7 गुड़िया बनाई। अब तो विधात्री की उत्सुकता चरम पर थी। दादी, इतनी सारी गुड़ियों का क्या होगा? बेटी, अभी शाम को मेले में इन गुड़ियों को पीटने के लिए ले जाना है। वहाँ भैया लोग गुड़िया पीटेंगे, फिर तुम उन सब को मिठाई और पान खिलाना। फिर वो गुड़िया को क्यों पीटेंगे? ये रिवाज है बेटी, आज के दिन यही होता है, दादी ने कहा।
मगर क्यों दादी? इस मगर का उत्तर तो दादी के पास भी नहीं था। विधात्री मचल कर रोने लगी। उसे चुप कराने के लिए दादी के पास कुछ भी न था। विधात्री ने पहली बार इतनी जिद की थी। वह इन गुड़ियों को किसी भी सूरत में पीटने के लिए नहीं ले जाएगी। हार कर माधवी ने अपनी गुड़िया का साथ दिया और उसी वर्ष से गुड़ियों के त्योहार पर गुड़ियों का पीटने वाला कार्यक्रम इस घर में बिल्कुल बंद कर दिया गया। आश्चर्य होता है कि ऐसे त्योहार जिनमें गुड़ियों की पिटाई होती हो क्यों मनाए जाते हैं। यह सच है, समाज में व्याप्त नारी पीड़ा को उजागर करने का शायद यह कोई माध्यम होगा, अन्यथा गुड़िया के पीटे जाने का औचित्य भी क्या है। देवेश और माधवी अपनी गुड़िया की हर इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य मानती थी। दादी शायद दुखी हो गई थी क्योंकि वर्षों से चली आती प्रथा एकदम से रुक जो गई थी, किंतु इतने पर भी वह अपनी विधात्री से नाराज नहीं थी। विधात्री ने जिद करके दादी से अपने लिए एक गुड़िया बनवाई थी। दादी ने भी बड़े मन से अपनी पोती के लिए बड़ी सुंदर सी गुड़िया बनाई। काले धागे से बनी बड़ी बड़ी चौकोर आंखें ऐसी लगती थी मानो अभी बोल देंगी। काले ही कपड़े से उसके बाल बने थे। लंबी सी चोटी, लाल रंग के धागे से उस गुड़िया की मांग संवारी गई। लाल पीला लहंगा दुपट्टा पहने वह किसी बारबी डॉल से कम नहीं लगती थी। और हाँ, विधात्री के लिए तो यह गुड़िया प्राणों से भी प्रिय थी। उसे वह खाना खिलाती, अपने साथ सुलाती, लोरी सुनाती और भी न जाने क्या क्या करती। माधवी को याद है उस गुड़िया की कहानी। जब विधात्री का विवाह किया गया तो सास के बक्से में बहुत सारे खिलौने रखे गए। विधात्री ने स्वयं अपनी गुड़िया को संभाल कर अटैची में रख लिया था। दादी की बनाई हुई गुड़िया, ऐसी गुड़िया जो कि विधात्री की प्यारी और दुलारी गुड़िया थी। लेकिन जब ससुराल जाकर विधात्री की अटैची खोली गई तो गुड़िया देखकर सभी ठठा के हंस पड़े। विधात्री ने झटपट अपनी गुड़िया सहेज ली थी। ससुराली जनों की उपेक्षा और हंसी की उसे परवाह ही कहाँ थी। हाँ, इस बात की चर्चा विधात्री के मायके तक अवश्य की गई। जब माँ ने विधात्री को फोन पर समझाया, बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, ससुराल में गुड़िया का क्या काम, तो वह कितना रोई थी। लेकिन विधात्री का यह रोना भी ससुराल में चर्चा का विषय बन गया। माधवी और देवेश चिंतित थे इस पत्र को पढ़कर कि आखिर वो करें तो क्या करें। विवाह के बाद विधात्री को प्रथम संतान की अभिलाषा के प्रत्युत्तर में जब विधात्री ने अपने पति से एक सुंदर स्वस्थ कन्या पाने की इच्छा व्यक्त की तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। साधारणतया कोई भी महिला पुत्र प्राप्ति की ही कामना करती है, पर विधात्री के मन में तो कहीं न कहीं गुड़िया ही बसी थी। इसलिए कन्या प्राप्ति ही उसका स्वप्न था। वह कल्पना में भी गुड़िया को ही देखती थी। समय आने पर उसने एक सुंदर स्वस्थ नीली आंखों वाली सुनहरे बालों वाली एक प्यारी सी गुड़िया को यानी कन्या को जन्म दिया। बुझे मन से ही सही परिवार ने उसे स्वीकार लिया, परंतु यह उपेक्षा विधात्री सह न सकी। कितना रोई थी वो। अपनी माँ से भी पूछा था कि माँ, बेटी प्यारी क्यों नहीं होती, तो माँ ने बहला दिया था। इसके बाद दोबारा गर्भ धारण करने पर विधात्री की सासू माँ ने भ्रूण की लिंग जांच करा के धीरे से अबॉर्शन करा दिया। दोबारा भी यही क्रिया अपनाई गई। इस घटना ने तो विधात्री को तोड़ कर रख दिया। अब वह दिन भर रोती रहती, अपनी गुड़िया से बतियाती, उसी से अपना दुख बांटती, पर कभी किसी से कुछ न कहती। अस्वस्थ हो जाने पर उसे मायके भेज दिया गया था। यहाँ भी वह शरीर से तो स्वस्थ हो गई, किंतु उसका मन फिर भी स्वस्थ न हो सका। इस बार कंसीव करने पर विधात्री ने दिल खोलकर पत्र में रख दिया था, और वही पत्र आज की चिंता का विषय था। देवेश माधवी को समझाने की चेष्टा करते हैं, किंतु माधवी के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। इतना करुण निवेदन, इतना दुख था उस पत्र में कि किसी पत्थर हृदय वाले व्यक्ति की आंखों में भी आंसू निकल पड़े। बस 4 पंक्तियों में लिखा पत्र था। प्यारी माँ, मेरी गुड़िया को बचा लो। माँ, अपनी गुड़िया को बचा लो। अगर तुरंत एक्शन नहीं लेंगी ना तो फिर न मैं और न गुड़िया, कोई नहीं बचेगा। आपकी गुड़िया। विवाह के दूसरे वर्ष विधात्री ने एक नन्ही परी को जन्म दिया था। छोछक तो इतना जोरदार था कि उसके ससुराली जन देखकर फूले नहीं समाये थे। फिर भी कुछ महिलाएं दबे मुंह कह रही थीं, बेटी के जन्म पर इतना कुछ, कहीं बेटा हुआ होता तो।
तब तो लगता है अपनी सारी जायदाद ही लिख देते। यह कड़वा होते हुए भी सच था। हमारे पास गुड़िया के अलावा दूसरी संतान थी भी कहाँ जिसके लिए जायदाद सहेज कर रखते। यह सब धन वैभव सब कुछ मेरी विधात्री का ही तो था। शादी के बक्से में गुड़िया का मिलना मानो अभिशाप हो गया था। सभी एक स्वर से एक ही बात कह रहे थे, गुड़िया को देकर मानो इसकी माँ ने बेटियों के जन्मने का ही आशीर्वाद दे दिया। और विधात्री इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद भी अपनी गुड़िया को गले से लगाए रहती थी, कभी अलग नहीं करती थी। जब भी अकेली होती उससे बातें करती, खिलखिलाती, और घर के लोगों ने उसे बच्ची ही मान लिया था। उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। दूसरी बार कंसीव करने पर उसकी सास बिना कुछ पूछे या सलाह मशवरा किए ही गुड़िया के भ्रूण का लिंग परीक्षण करा आई और कन्या जानकर चुपचाप अबॉर्शन भी करा लिया था। तीसरी बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। अब सहन नहीं होता, ना जाने कैसे विधात्री ने यह पत्र वह भी बैरंग भेज दिया था। माधवी और देवेश ने निर्णय लेने में पल भर भी देर नहीं लगाई और अगली सुबह ही वे दोनों विधात्री के ससुराल में थे। अभी तक उसके ससुराल में किसी को विधात्री के कंसीव करने की बात पता नहीं थी, इसलिए थोड़े से नानुकुर के बाद माधवी और देवेश के साथ गुड़िया अपने मायके आ गई। बाद में सच्चाई पता चलने पर विधात्री के ससुराल वाले उसे लिवाने आए थे, पर देवेश जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, यह कहकर कि इस बार डिलीवरी यहीं होगी। अपना सा मुँह लेकर विधात्री के सास ससुर वापस लौट गए थे। 9 माह बाद विधात्री ने एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। तब फिर से उसके परिवार वाले ससम्मान लिवाने के लिए आए, किंतु देवेश और माधवी ने निर्णय गुड़िया पर छोड़ दिया। पर विधात्री तो अपने मन के छालों से रिश्ते पानी में डूबी थी। पुत्र पाकर भी वह ससुराल जाने का निर्णय नहीं कर पा रही थी। ना जाने अब क्या होगा, राम ही जाने। पर अंततः देवेश और माधुरी के बहुत समझाने पर विधात्री तैयार तो हुई, किंतु इस शर्त के साथ कि भविष्य में उसके पति और सास ससुर किसी अन्य के साथ ही गलती नहीं दोहराएंगे। अब यह निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ श्रोताओं कि विधात्री ने ससुराल जाकर उचित किया या नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में तो सुबह का भूला यदि शाम को घर पहुँचे तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन यह भी सच है कि आज भी समाज में पुत्र और पुत्री होने की विसंगति जो जड़ जमा कर बैठी है वह पूरी तरह से तो नहीं, पर विधात्री की तरह कठोर कदम उठाने वाली नारियों के प्रयास से आंशिक रूप से ही सही कम अवश्य हुई है। श्रोताओं, कैसी लगी आपको सुषमा जी की यह कहानी? मेरे दिल को तो छू गई और उम्मीद करती हूँ आपको भी यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, क्या विधात्री ने ससुराल वापस जाकर ठीक किया या नहीं किया। मिलती हूँ अगली और रोचक और मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।